बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय एंथुसियास्टिक बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब ध्यान से सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट सी करने जा रहे हैं। पार्ट ए और बी प्रीवियसली डिस्कस हम कर चुके हैं, तो हम पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट सी जो है बेस करता है कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कि कम्युनिटी में जो वेस्ट है उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। देन ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का टॉपिक है। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए आपके कंटेंट में? तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूज, सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज। The second one is method for solid waste and sewage disposal. Types of latrine used in the community. Fecal-borne diseases. Control of fecal-borne diseases. Types of rodents. Disease transmission by rodents. And control of rodents. तो हम ये सारे क्वेश्चन सेम लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तो आप लोग जो हैं खूब ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूज, सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज। रिफ्यूज अब क्या होता है? रिफ्यूज रेफर्स टू एनी डिस्पोजेबल मटेरियल विच इंक्लूड बोथ रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल। दिस टर्म इज ऑफर इंटरचेंजेबली विद वेस्ट। ठीक है, हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इसको वेस्ट के साथ। लेकिन रिफ्यूज और वेस्ट में क्या फर्क है? रिफ्यूज वो चीज है जो आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है, वो रिसाइकल हो सकती है, लेकिन वेस्ट क्या चीज होती है जो कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? इट इज द अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कुड बी रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो रिफ्यूज की कुछ टाइप्स थी, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। तो क्या है, हमारे पास 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले स्ट्रीट रिफ्यूज आता है, तो इसमें क्या चीज आएगी? लीव्स, स्ट्रॉज, पेपर, एनिमल ड्रॉपिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ लिटर। जितने भी किस्म का कचरा वगैरह होता है वो स्ट्रीट रिफ्यूज होगा। देन मार्केट रिफ्यूज आता है, तो उसमें क्या होगा? रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट रिफ्यूज, इट कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पुट्रिड वेजिटेबल्स एंड एनिमल मैटर। ठीक है, ये मार्केट में क्या होता है कि बहुत गली सड़ी सी सब्जियां मिलती हैं, उसके अलावा जो एनिमल वेस्ट होता है, जो स्लॉटर हाउस होते हैं, वहां से जितना भी एनिमल वेस्ट होता है तो वो मार्केट से हमें मिलता है। ठीक है, देन रिफ्यूज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टेबल, अस्तबल जो होते हैं वहां से जो लिया जाता है। इट कंटेन्स मेनली लेफ्ट ओवर एनिमल फीड्स, जानवरों की बची हुई खुराक, एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल रिफ्यूज आ जाएगा, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? कंटेन्स ऑफ वैरायटी ऑफ वेस्ट रेंजिंग फ्रॉम कंप्लीटली इनर्ट सब्सटेंसेस, बिल्कुल हार्मलेस सब्सटेंसेस से लेके हाईली टॉक्सिक मटेरियल जो है वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। देन डोमेस्टिक रिफ्यूज आता है, तो उसमें क्या चीजें आएंगी हम लोग बेहतर जानते हैं। ऐश आ जाएगी, रबिश और गार्बेज वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर। तो सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या है? द टर्म सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स गार्बेज जो कि फूड वेस्ट होता है। रबिश में क्या आता है? पेपर, प्लास्टिक, वुड, मेटल, थ्रो अवे कंटेनर्स वगैरह आ जाते हैं, जो हमने खाली डिब्बे वगैरह फेंकने होते हैं। देन डेमोलिशन प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे ब्रिक्स, मेजनरी एंड पाइप्स। ठीक है, जो हमारी हाउस जो है कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। देन सीवेज ट्रीटमेंट रेजिड्यू आ जाता है। डेड एनिमल्स, मैन्योर एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल्स। ठीक है, तो ये सारे सॉलिड वेस्ट की टर्म के अंदर आ जाते हैं। देन सीवेज क्या होता है? सीवेज और डोमेस्टिक म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। कि हमारी जो हाउस होल्ड में से जो पानी हमारा जा रहा है वो क्या होता है? वो सीवेज होता है। देन मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज डिस्पोजल, कि सॉलिड वेस्ट के लिए कौन कौन से मेथड्स होंगे और सीवेज के लिए। तो सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट के लिए देखते हैं, तो उसमें 6 मेथड्स हैं हमारे पास। डंपिंग है, कंट्रोल, टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल भी इसे बोलते हैं, इंसिनरेशन है, कंपोस्टिंग है, मैन्योर पिट्स है एंड बोरियल है। अब हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। डंपिंग मेथड क्या होता है? इस पिक्चर को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि किसी खाली जगह पे जाके हम कचरा फेंक देते हैं। रिफ्यूज इज डम्प्ड इनटू लो लाइंग एरियाज पार्टली एज मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। लो लाइंग जमीन है ना, हम उसको जो नॉर्मल अर्थ है उसके बराबर लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, बट मेनली एज
एन ईजी मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई रिफ्यूज, जितना भी ड्राई रिफ्यूज होता है, हमारे पास रैपर्स होते हैं, पेपर होता है, गार्बेज वगैरह होता है, हम उसको सारे को फेंक देते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन रिफ्यूज डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन अ वॉल्यूम एंड इज कन्वर्टेड ग्रेजुअली इनटू ह्यूमस. ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब ह्यूमस क्या होता है? द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे डंपिंग के? द रिफ्यूज इज एक्सपोज टू फ्लाइज एंड रॉडेंट्स. यहाँ पे जो है जितनी भी तरह की जो मक्खियाँ वगैरह आ जाएंगी, रॉडेंट्स आ जाएंगे. देन इट इज सोर्स ऑफ स्मेल एंड अनसाइटली अपीयरेंस, दिखने में बुरा लगता है. द लूज रिफ्यूज इज डिस्पर्स बाय द एक्शन ऑफ विंड. हवा जब आएगी तो ये कचरा उड़ के जो है हमारी पॉपुलेशन वाले एरियाज में जाएगा. देन ड्रेनेज फ्रॉम डंप्स कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. अब इस सारे कचरे में से जो ड्रेनेज होगा, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो इस पर भी जब बारिश होगी तो यहाँ से जो ड्रेनेज होगा वो हमारे सरफेस वाटर को एज वेल एज ग्राउंड वाटर को भी ये हार्म करेगा. ठीक है, देन हमारे पास आता है कंट्रोल टिपिंग मेथड. कंट्रोल टिपिंग क्या होता है? पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? Control tipping differs from ordinary dumping in that the material is placed in a trench, के एक गड्ढे में डाल दी जाता है, और अदर प्रीपेयर्ड एरिया adequately compacted, जिसको हम ऊपर से कॉम्पैक्ट कर देते हैं, एंड कवर्ड विद अर्थ एट द एंड ऑफ वर्किंग डे. ठीक है, कि हम उसमें दबा दबा के कचरा भर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं. सबसे पहला ट्रेंच मेथड है. ट्रेंच मेथड में हम क्या करते हैं? वेयर लेवल ग्राउंड इज अवेलेबल, जहाँ पे लेवल ग्राउंड है, एक बराबर हमवार जमीन है. द ट्रेंच मेथड इज यूजली चूजन. अ लॉन्ग ट्रेंच इज डग आउट टू 3 मीटर्स डीप एंड 4 to 12 मीटर्स वाइड. 2 से 3 मीटर गहरा और 4 से 12 मीटर चौड़ा जो है हम एक गड्ढा बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकल कंडीशन. द रिफ्यूज इज कॉम्पैक्टेड, हम कचरा उसमें भर देते हैं और उसके बाद उसको जो मिट्टी हमने वहां से निकाली है वो मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैम्प मेथड. रैम्प मेथड में क्या आता है? दिस मेथड इज वेल सूटेड वेयर लैंड इज मॉडरेटली स्लोपिंग, जहां हमारे पास जमीन जो है थोड़ी सी स्लोप में है, तिरछी है. सम एक्सकेवेशन इज डन टू सिक्योर द कवरिंग मटेरियल. ठीक है, हम क्या करते हैं? कुछ मिट्टी जो यहाँ से उखेड़ लेते हैं, कचरा डाल के वही मिट्टी जो है कचरे के ऊपर डाल देते हैं. फिर आता है एरिया मेथड. अब एरिया मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फिलिंग लैंड डिप्रेशन एंड क्ले पिट्स. ठीक है, जो जमीन के अंदर डिप्रेशन आई होती हैं या जो गड्ढे बने होते हैं उनको फिल करने के लिए जो है हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं. द रिफ्यूज इज डिपॉजिटेड पैक्ड एंड कंसोलिडेटेड इन यूनिफॉर्म लेयर्स. हम यूनिफॉर्म लेयर्स बनाते हैं कचरे की, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं उसको. ठीक है, अप टू 2.5 मीटर्स डीप. ईच लेयर इज सील्ड ऑन इट्स एक्सपोज्ड सरफेस. ठीक है, जो उसके ऊपर वाली सतह होती है हम उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं. एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर थिक जो है हम मिट्टी के ऊपर लेयर बनाते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये जो है इन्फेस्टेशन जो है फ्लाइज की उससे और रोडेंट से हमें बचा देता है. गॉट इट? अब नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों इंसिनरेशन पे. तो इंसिनरेशन क्या होता है? यहाँ पे आपको आग नजर आ रही होगी, हम बर्न करते हैं. Incineration is a waste treatment process that involves the combustion of organic substances contained in waste material. ठीक है, जितनी भी organic substances है हमारे पास waste material में हमने उनको जला देना. Incineration and other high temperature waste treatment systems are described as thermal treatment. हम इसको thermal treatment बोलते हैं. Incineration of waste material convert the waste into ash, flue gas and heat. ठीक है, ये उसको राख में, फ्लू गैस में और हीट में कन्वर्ट कर देता है. Incineration is a method of choice where suitable land is not available. Hospital refuse which is dangerous is best disposed by incineration. ठीक है, कि हॉस्पिटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सिरिंजेस होती हैं, नीडल्स होती हैं, ग्लास वाइल्स होती हैं, ठीक है, अगर हमने कभी उनको डिस्पोज करना हो तो हम उनको इंसिनरेशन के थ्रू डिस्कार्ड करते हैं. ठीक है, इन इंसिनरेशन प्रोसेस द रिफ्यूज इज बर्न्ड एंड देन ऐश इज डिस्पोज्ड ऑफ. ठीक है, कि वो ऐश बहुत कम क्वांटिटी में बनेगी ना उसकी, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे. फोर्थ वन हमारे पास है कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग अब क्या होता है? इज अ मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड स्लज. रिफ्यूज और स्लज को कंबाइन अगर हम डिस्पोज कर रहे हैं तो उसे हम कंपोजिटिंग बोलते हैं. अब स्लज क्या होता है? स्लज होता है कि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो हमने वहां पे वेस्ट वाटर जो है उसको डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, तो उसके लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद जो उसकी प्रोडक्ट बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं.
तो उस स्लज को और रिफ्यूज को हमने एक साथ हमने डिस्पोज करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिटिंग बोलेंगे। ठीक है, it is a process of nature whereby organic matter break down under bacterial action resulting in the formation of relatively stable humus like material called the compost which is a good fertilizer for plants। अब देखें हमने क्या किया, हमने रिफ्यूज और स्लज दोनों को एक साथ डिस्पोज कर दिया मट्टी के अंदर, तो क्या होगा, वो हमें ह्यूमस लाइक मटेरियल जो है वो देगा, कंपोस्ट बोलते हैं, और वो एक अच्छा फर्टिलाइजर है प्लांट्स के लिए। ठीक है, देन मैन्योर पिट्स आते हैं हमारे पास। मैन्योर पिट्स क्या होते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन रूरल एरियाज कैन बी सॉल्व बाय डिगिंग मैन्योर पिट्स। अब गाँव में देखें कि कचरा फेंकने की कितनी जगह नहीं होती, तो क्या करते हैं, वहाँ पे हर घर जो है अपने घर के पास एक गड्ढा बना लेता है, उस गड्ढे में कचरा वो लोग डालते जाते हैं, और जिस दिन वो कचरा भर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको ऊपर से बंद कर देते हैं और एक और गड्ढा बना लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि 5 से 6 महीने गुजरने के बाद वो मेन्योर कन्वर्ट हो जाता है ऐसे मटेरियल में जो कि हम खेतों में जाके एज अ फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो जाते हैं और फील्ड्स में जाके उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक गड्ढा, तो इसमें कचरा डाला हुआ, जब ये यहाँ तक भर जाएगा तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे। देन हम देखते हैं बुरियल क्या होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही मेथड है जैसा पीछे हम पढ़कर आए हैं, मैन्योर पिट्स जैसा। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर स्मॉल कैंप्स। अ ट्रेंच, एक गड्ढा खोदा जाता है, 1.5 मीटर्स वाइड होता है और 2 मीटर्स डीप होता है। ठीक है, उसकी हम मट्टी बाहर निकाल लेते हैं, और पूरे दिन में जितना मतलब कचरा उसमें भरा जाता है, तो हम उसके ऊपर 20 to 30 सेंटीमीटर जो है उसकी मट्टी की लेयर बना देते हैं उसके ऊपर। When the level in the trench is 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अब देखिए हमने ये इतना भरा गया एक दिन के बाद, तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर 20 to 30 सेंटीमीटर जो थी मट्टी की लेयर बना दी। अगले दिन फिर हमने उसके ऊपर कचरा डाला और फिर से 20 to 30 सेंटीमीटर लेयर बना दी। फिर वो क्या होगा कि जब एक ऐसा टाइम आएगा जब जो है ग्राउंड से उसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर क्या करना है, हमने उसको कवर कर देना है मट्टी के साथ। ठीक है, और हम जो है नया ट्रेंच जो है डग आउट कर लेंगे, और 4 से 6 महीने के बाद ये भी उसी तरह से फील्ड्स में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो था वो कंप्लीट कर लिया, उसका डिस्पोजल हमने पढ़ लिया। अब हम जो है सीवेज डिस्पोजल मेथड जो है उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सीवेज डिस्पोजल मेथड में क्या हम करते हैं, it is the process of removing contaminants from municipal waste water containing mainly household sewage plus some industrial waste water। कि industrial waste water और household जो sewage water है उसमें से हमने contaminants को separate करना है। Physical, chemical and biological processes are used to remove contaminants and produce treated वेस्ट वाटर दैट इज सेफ इनफ फॉर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, और उसको हम इस काबिल बना देते हैं कि हम उसको एनवायरनमेंट में कहीं पर भी डिस्कार्ड कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेथड यूज होते हैं, तो हम उन मेथड्स को एक दफा देख लेते हैं। दो मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं और आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड में आगे फर्दर दो मेथड्स आते हैं जिसमें डाइल्यूशन इनटू वाटर आता है, देन लैंड ट्रीटमेंट आता है, और आर्टिफिशियल मेथड में प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। तो हम इन सब को डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन कैसे होगा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने पानी के अंदर उस मटेरियल को डाल देना है। द सीवेज टू बी डिस्पोज ऑफ मे बी रॉ और पार्सली ट्रीटेड, हमने थोड़ा सा उसको ट्रीट करना है। ठीक है, अपने जो हमारे पास प्लांट है उसके अंदर या किसी भी तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे, उसमें से कचरा जो है बाहर निकालेंगे, और उसके बाद उसको किसी भी वाटर बॉडी जो है, जैसे हमारे पास कोई रिवर है, कोई कैनाल है, हम उसके अंदर डिस्कार्ड कर देंगे। वाइल डिस्चार्जिंग सीवेज इन वाटर बॉडी इट शुड बी असर्टन दैट वाटर इज नॉट पोल्यूटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर एनी अदर यूज। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए आपके पास उसमें टॉक्सिक मटेरियल है तो आप उसको डाल रहे हैं, उसके जो नदी नाला है उसके अंदर डाल रहे हैं। आप उस पानी को डाल सकते हैं जो कि इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, कम उसको ज़रूरत है इसकी डिस्पोजल की। ठीक है, तो आप वो वाला पानी डाल सकते हैं। देन हम बात करते हैं लैंड ट्रीटमेंट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, लैंड ट्रीटमेंट इसको क्यों कहा जाता है, रॉ सीवेज और पार्टली ट्रीटेड सीवेज, हमने क्या किया कि पार्टली ट्रीटेड सीवेज जो है जिसको हमने थोड़ा सा ट्रीट किया हुआ है इज इवनली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, हम उसको मिट्टी पे बराबर फैला देते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होती हैं वो ज़मीन पे बची हुई रह जाती हैं। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड जो थी वो सरफेस पे रह। देन क्या हमारे पास आता है, हम आर्टिफिशियल मेथड में प्राइमरी मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको हम प्रीलिमिनरी मेथड भी कहते हैं या स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो स्क्रीन्स आर प्रोवाइडेड टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर ऑफ लार्ज साइज विच मे अदरवाइज चॉक अप द स्मॉल पाइप्स और इफेक्ट द वर्किंग सीवेज पंप्स। ठीक है,
हमने यहाँ पे स्क्रीन्स लगाई होती हैं जो कि बड़े बड़े कचरे के टुकड़े जो हैं यहीं पर रोक लेती हैं, जिनमें शॉपर आ जाते हैं, आपकी बॉटल्स आ जाती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को वो यहीं पर रोक लेते हैं ताकि आगे जो पाइपलाइन है वो ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, देन ग्रिड चैम्बर्स आते हैं। तो ग्रिड चैम्बर में क्या होता है कि हैवियर इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जैसे रेत वगैरह चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नीचे डिस्पोज होती हैं, नीचे बैठती जाती हैं। ठीक है, डेट्रिटस टैंक आता है, is a grid chamber in which the velocity of flow is further reduced so that the organic matter along with the grid settle down at the bottom। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास टैंक आता है ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर नीचे बैठनी शुरू हो जाएं। देन हम उसी पानी को आगे ले जाके फिल्ट्रेशन भी करते हैं। फिल्ट्रेशन इन दिस इफ्लुएंट इज मेड टू पास थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया। अब हम उसको फिल्टरिंग मीडिया में से गुजारेंगे और यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया होंगे इस मीडिया के अंदर जो कि ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक मैटर की हैं उसको वो डिस्कार्ड करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है वो सेफ हो गया कि हम किसी भी वाटर बॉडी में उसको डिस्पोज कर सकें। देन सेकेंडरी मेथड आता है। तो सेकेंडरी मेथड में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर वेस्ट वाटर टू अचीव अ सर्टन डिग्री ऑफ एफ्लुएंट क्वालिटी बाय यूजिंग अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज कर रहे हैं यहाँ पर विद फिजिकल फेज सेपरेशन। फिजिकल फेज में हम क्या करते हैं कि सेपरेशन करते हैं, जो कि सेटलेबल सॉलिड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और फिर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजारते हैं उसको। तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मटीरियल उसके अंदर है वो सारा डिस्कार्ड हो जाता है। ये देखें यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। तो प्राइमरी में हम रॉ सीवेज ले लेते हैं, ठीक है, हम उसके प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में से गुजारते हैं उसको। उसके बाद एनारोबिक डाइजेस्टर होता है और उसके बाद वो क्या करता है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं उसको वो ख़त्म कर देता है। देन स्लज ड्राइंग बेड होता है, तो वहाँ पे जाके उसको हम ड्राई कर लेते हैं, पानी जो है वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और जो ऊपर से इम्प्योरिटीज़ थी हमारे पास ऊपर रह जाती हैं। ठीक है, देन हम इसी की ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि उसके बाद हम उसको लोकल स्ट्रीम वगैरह में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ लैट्रिन यूज इन द कम्युनिटी। मैनी फॉर्म्स ऑफ लैट्रिन टेक्नोलॉजी हैव बीन यूज फ्रॉम वेरी सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि बहुत सिंपल जो थी लैट्रिन्स भी थी और उनसे अब एक आगे कॉम्प्लेक्स भी आ गई। द मोर सोफिस्टिकेटेड द सिस्टम, कोई भी सिस्टम जितना वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना जो है हम उसको लिए टॉयलेट की टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होती थी पिट लैट्रिन। अ पिट लैट्रिन इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टॉयलेट मिनिमली डिफाइंड एज अ होल इन द ग्राउंड। मोर सोफिस्टिकेटेड पिट लैट्रिन में इंक्लूड अ फ्लोर प्लेट, एक फ्लोर प्लेट आ जाती है उस होल के ऊपर। ठीक है, और वेंटिलेशन टू रिड्यूस ऑर्डर एंड फ्लाई एंड मॉस्किटो ब्रीडिंग। ठीक है, कि वो जो प्लेट है हम उसके ऊपर लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि बाहर जो है स्मेल वगैरह नहीं आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट लैट्रिन। ठीक है, एक बिल्कुल सर्टन पिट बना होता है, उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पर एक प्लेट रखी होती है। देन सेकेंड हम देखते हैं ट्रेंच लैट्रिन आती है इन अ लोकेशन विदाउट लॉन्गर टर्म सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर किसी किस्म का सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, या एमरजेंसी हमने सैनिटेशन करनी है तो क्या होता है, ट्रेंच लैट्रिन एक मतलब गड्ढा खोदा जाता है जिसकी जो है 4 फीट टू 5 फीट डीप होता है वो। ठीक है, और 4 टू 20 फीट जो है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, 4 टू 5 फीट जो है वो डीप है और 20 फीट तक वो लॉन्ग होता है। ठीक है, उसको हम एज अ लैट्रिन इस्तेमाल कर लेते थे पहले। स्लिट ट्रेंच लैट्रिन में क्या होता है, स्लिट ट्रेंच लैट्रिन कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली शैलो ट्रेंच, एक बिल्कुल कम जो है वो डेप्थ का गड्ढा खोद देते हैं। दिस टाइप ऑफ लैट्रिन इज नॉट कॉमनली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज बट कैन बी यूज फॉर एमरजेंसी सैनिटेशन। ठीक है, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर भी अब ये नहीं होती हैं, लेकिन एमरजेंसी सैनिटेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वॉर वगैरह में जहाँ पे वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं है। द शैलो ट्रेंच लैट्रिन क्या होता है, इज सिमिलर टू स्लिट ट्रेंच लैट्रिन बट इज वाइडर। अब वो कम खुली थी और ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा खुली है, 200 टू 300 मिलीमीटर वाइड देन द लेटर। इट इज ऑल्सो शैलो विद अ डेप्थ ऑफ अबाउट 150 मिलीमीटर। ठीक है, डेप्थ इसकी 150 मिलीमीटर तक होती है। दिस टाइप ऑफ लैट्रिन इज ऑफन यूज इन द इनिशियल फेजेस ऑफ एमरजेंसी एंड इज अ सिंपल इम्प्रूवमेंट ऑफ ओपन डेफिकेशन फील्ड। ठीक है, जो शुरू में ओपन में डेफिकेशन लोग कर देते थे तो उससे थोड़ा सा अगर हम एडवांस में जाएं तो शैलो ट्रेंच लैट्रिन आती है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं आपको स्लिट ट्रेंच लैट्रिन दिखाऊं तो इस तरह से होती है। ठीक है, रिलेटिवली शैलो जो है वो ट्रेंच होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ प्लेट रखी होती है, यहाँ पर जो है वो बैठने के लिए जगह होती है। देन शैलो ट्रेंच लैट्रिन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी कम गहरी है उसकी निस्बत, ठीक है, लेकिन ये जो है इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है उससे। ठीक है, डेप्थ इसकी थोड़ी कम होगी।
देन एक्वा प्राइवी आती है। द एक्वा प्राइवी हैज़ अ वाटर टाइट टैंक इमीजिएटली अंडर द लैट्रिन फ्लोर। लैट्रिन फ्लोर के अंडर जो है वाटर टैंक होता है, ठीक है। एक्सक्रीटा ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द टैंक थ्रू अ पाइप। पाइप के थ्रू एक्सक्रीटा उसके अंदर फॉल करेगा। द बॉटम ऑफ द पाइप इज सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड in the tank forming a water seal to prevent escape of flies, mosquito and smell, ठीक है, कि ये वाटर जो है फिर फर्दर प्रिवेंट करेगा कि यहाँ से फ्लाइज वगैरह जो है और स्मेल जो है वो ना आए। देन मॉडर्न टॉयलेट्स आ जाते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल टॉयलेट्स विच वर्क ऑन द ग्रेविटी मॉडल, ठीक है, हम पीछे पढ़ते हैं ना कि ग्रेविटी मॉडल पे जो एक्सक्रीटा फॉल कर रहा है। देन मॉडर्न टॉयलेट वर्क ऑन द प्रेशर असिस्ट मॉडल। द वाटर टैंक हैज़ अनदर टैंक इनसाइड इट विच इज सील्ड, ठीक है, कि इसके अंदर यहाँ पर एक वाटर टैंक होता है बैक साइड पे, और यहाँ पे जो है प्रेशर असिस्ट मॉडल काम करता है। यहाँ पे अगर आपने वॉशरूम में जो है वो देखा हो सैनिटरी वालों को, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसे तिरछा सा पाइप लगाते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से ऊपर से फ्लश करते हैं तो पानी थोड़ा प्रेशर के साथ ऐसे जाता है वो, ठीक है। द वाटर इंस्टेड ऑफ बीइंग पुल्ड डाउन ड्यू टू ग्रेविटी इज फोर्स्ड आउट विद प्रेशर एंड हेंस द वेस्ट इज रिमूव्ड, ठीक है, कि प्रेशर के थ्रू जो है एक्सक्रीटा यहाँ से ऐसे मूव करेगा और प्रेशर के थ्रू आगे पाइपलाइन में चला जाएगा, ठीक है। देन फीकल बॉर्न डिजीजेस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फीकल बॉर्न डिजीजेस हमारे पास 4 तरह से होती हैं, वायरल होती हैं, बैक्टीरियल हैं, प्रोटोजोल हैं और वर्म्स हैं। तो वायरल डिजीजेस कौन सी होंगी? पोलियो है, हेपेटाइटिस ए एंड ई है, वायरल डायरिया है जैसे कि रोटा वायरस उसके अंदर आ जाता है। देन बैक्टीरियल में टाइफाइड आ जाता है, कॉलेरा आ जाता है, डायसेंट्री आती है, एंथ्राक्स आता है, ठीक है। प्रोटोजोल में अमेबियासिस और जार्डियासिस आती हैं और वर्म्स में एस्केरियासिस और एंटेरोबियासिस आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, कंट्रोल ऑफ फीकल बॉर्न डिजीजेज में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बताएंगे। एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ केसेस, अगर हमारे पास केस आ रहा है पोलियो का आ रहा है, टाइफाइड का, डायसेंट्री का, तो अगर डायसेंट्री का आ रहा है या टाइफाइड का आ रहा है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। देन प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हम उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर देंगे। अब जानते हैं कि कॉलेरा जो है जिसे हम हैज़ा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, कॉलेरा किस तरह से स्प्रेड करता है, ये ओरोफिकल रूट है इसका, ठीक है। और ये जो है ओपन जो टॉयलेट लोग यूज़ करते थे, ठीक है, ओपन एक्सक्रीशन कर देते थे जाके, तो वहाँ से एक्सक्रीटा जो था उसके जो रिमेन्स थे वो ग्राउंड वाटर में चले जाते थे, और उस पानी को अगर कहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन तो उनको कॉलेरा बहुत ज़्यादा फैल जाता था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना ताकि ओरोफिकल रूट के थ्रू कोई भी डिजीज़ जो है वो ना जा सके। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड हैंड वॉशिंग फॉलोइंग डेफिकेशन, की डेफिकेशन के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है आपने, ठीक है। क्लीनिंग एंड कुकिंग ऑफ लोकल फूड्स, ठीक है, कि लोकल फूड अगर हम बना रहे हैं तो उनको हमने अच्छे से पकाना है और हमने ये कोशिश करनी है कि वो जो है हमने ऐसी डाइट नहीं लेनी जो कि कंटामिनेटेड है विद फीसिस, ठीक है। Then public education about good sanitation and personal hygiene with special emphasis on careful hand washing and sanitary disposal of feces। हमने लोगों को इतना गाइड करना है कि आप लोगों ने हैंड वॉशिंग जो टेक्निक्स हैं आपने इस्तेमाल करनी है जो कि WHO ने रेकमेंड की हैं, ठीक है, और एटलीस्ट आप लोगों ने 60 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोने हैं। एजुकेट द पब्लिक अबाउट हाइजीन, हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फूड, कीपिंग नेल्स शॉर्ट एंड डिस्करेज नेल बाइटिंग। आपने उनको बताना है कि आपने खाना अच्छे से बनाना है, आप लोगों ने बाहर अगर किसी चीज़ को टच करना है तो आपने वापस आके अपने हाथ धोने हैं, अपने नाखून छोटे रखने हैं, उनके अंदर मैल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी तरह से कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके अंदर ना जा सके और डिजीज जो है वो प्रिवेंट हो जाए। देन बच्चों अगला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स की टाइप्स हमने करनी है। तो रोडेंट्स होते क्या हैं? रोडेंट्स आर मैमल्स ऑफ द ऑर्डर रोडेंशिया विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इंसीजर्स, ठीक है, कि 2 दांत होते हैं उनके सामने वाले और वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। इन ईच ऑफ द अपर एंड लोअर जाज, ठीक है, लोअर और अपर जाज में उनके 2 दांत होते हैं। अबाउट 40% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज आर रोडेंट्स। जितनी भी दुनिया में मैमल स्पीशी है उनका 40% जो है वो रोडेंट्स हैं। दे आर फाउंड इन वास्ट नंबर ऑन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी और ऐसा फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें। टाइप्स ऑफ रोडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट नॉन फ्लाइंग मैमल्स आर रोडेंट्स। देयर आर अबाउट 1500 लिविंग रोडेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, 1500 उनकी लिविंग स्पीशीज हैं आउट ऑफ अबाउट 4000 लिविंग मैमल्स ओवरऑल। 4000 लिविंग मैमल्स की स्पीशीज है जिनमें से 1500 जो है लिविंग रोडेंट की स्पीशीज है। मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद माइस, रैट्स, हैमस्टर्स एंड गिनी पिग्स। इनका हमें पता है, ठीक है, विच आर कॉमनली केप्ट एज पेट्स, ठीक है, मोस्टली इनको लोग पेट के तौर पर रखते हैं। वैसे हमारे तो नहीं रखते रैट्स वगैरह को, हाँ गिनी पिग्स वगैरह को रख लेते हैं।
ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं रैट्स हैं, हैमस्टर्स हैं, जेब्रिल्स हैं, माइस है और गिनी पिग्स हैं। ठीक है, some species, in particularly the brown rat, the black rat and the house mouse are serious pests, eating and spoiling food stored by humans and spreading disease। ठीक है, घर में कोई खाना वगैरह रखा हुआ है, अगर किसी ने अनाज लेकर रखा हुआ है तो उसको ये लोग ज़ाया कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये लोग जो है कपड़ा वगैरह जो रखा होता है उसको भी ज़ाया कर देते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। द ग्रासहोपर माउस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड क्यूटेस्ट rodent ऑन द प्लानट। ठीक है, ये जो ग्रासहोपर माउस है ये सबसे खूबसूरत भी है इनमें से और सबसे डेंजरस भी है। ठीक है, अब डिजीजेज कौन कौन सी ये लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ये दो तरह से डिजीजेज ट्रांसमिट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं। तो डायरेक्टली कैसे करते हैं, बाय कंटामिनेशन ऑफ फूड, वाटर एंड एयर विद देयर यूरिन एंड फीसिस। अब इससे कौन सी डिजीज होती है, पहली है रैट बाइट फीवर। Salmonellosis, it is a symptomatic infection caused by bacteria of Salmonella type. The most common symptoms are diarrhea, fever, abdominal cramps and vomiting. Salmonellosis में क्या क्या होता है, डायरिया, फीवर, abdominal cramps and vomiting होती है। Then leptospirosis क्या होती है, it is a blood infection caused by bacteria Leptospira. Hantavirus, then indirectly ये spread करते हैं through fleas, ticks और mites, कि इनकी बॉडी के ऊपर जो फ्लीज हैं, टिक्स हैं, जुएं हैं या माइट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू ये डिजीज कॉज करते हैं। प्लैग कॉज करते हैं, कॉन्टेजियस बैक्टीरियल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड डिलीरियम। टोलेरीमिया कॉज कर सकते हैं ये, इट इज़ अ रेयर इन्फेक्शियस डिजीज दैट टिपिकली अटैक द स्किन, आईज, लिम्फ नोड्स एंड लंग्स। टोलेरीमिया आल्सो कॉल्ड रैबिट फीवर और डियर फ्लाई फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम फ्रांसिसेला टोलेरेंसिस। ठीक है, देन ये टाइफाइड कॉज कर सकते हैं, डायसेंट्री कॉज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स हम किस तरह से करेंगे, 5 बेसिक मेथड्स हैं कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स के लिए। फिजिकल और मैकेनिकल मेथड क्या है कि हम कोई डिवाइस यूज़ करें या फिजिकल फोर्स यूज़ करें, इनको मार के भगा दें, ठीक है, तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन केमिकल मेथड में हम रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड या लार्विसाइड इस्तेमाल करते हैं ताकि ये लोग जो है सर्वाइव ना कर सकें। बायोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, कंसिडरेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दैट अफेक्ट देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कि हमारे घर में कोई ऐसी कंडीशन है या ओवर क्राउडिंग है या हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा भर के रखा हुआ है या गार्बेज वगैरह बहुत ज़्यादा है या कहीं अनाज पड़ा हुआ है, तो हमने उन सारी चीज़ों को लिमिट करना है ताकि वहाँ पर ये ना आ सकें। देखें ना, घर में अगर कोने खुदरे ज़्यादा नहीं होंगे, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी तो वो नहीं आएंगे। एनवायरनमेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्लीनलीनेस ऑफ द इमीडिएट प्रीमिसेस एंड प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस सो एज टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ दीज पेस्ट इनटू ह्यूमन ड्वेलिंग्स। हमें अपने घर इस तरह बनाने चाहिए, दरवाजे वगैरह इस तरह से बनाने चाहिए कि ये लोग अंदर ही ना आ सकें। दरवाजों के नीचे वगैरह से आते हैं तो हमें वहां से वो जगह जो है वो बंद करनी चाहिए। देन एजुकेशनल में हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सच दैट the population will understand and appreciate the importance of control measures and therefore motivate them to change their habits। हमने उनको मोटिवेट करना है कि अपनी हैबिट्स वो चेंज करें, प्रैक्टिस एटीट्यूड्स विच प्रमोट द सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेस्ट। हमने क्या करना है, उनको ऐसी हैबिट्स बतानी है ताकि वो इन हैबिट से छुटकारा पा सकें जो कि पेस्ट के, रोडेंट्स के ग्रो का बायस बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स के 5 बेसिक मेथड्स थे। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। ओह वाह, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ अपना चैप्टर नंबर 5C जो था उसको कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे और पेपर्स में आप लोगों की हेल्प करेगा ये। तो इसी तरह से दुआओं में याद रखिएगा, अपने नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर लेक्चर की इन्फॉर्मेशन जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर ऐसा ना हो जो कि मिसिंग हो। अपना पूरा सिलेबस इस तरह से मेरे साथ कवर कीजिएगा। हम लोग बहुत आसानी के साथ अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।